नमस्ते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का अम्ल क्षारक और लवण के बारे में। पढ़ेंगे नहीं, आज हम आपको वो चीज बताने वाले हैं कि अम्ल क्षारक और लवण से हम लोग का परीक्षा में फाइनल एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। आज उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। तो अम्ल क्षारक एंड लवण को पहला मैंने माना, ठीक। तो सबसे पहला इस पॉइंट से आपको जो सूचक है, सूचक को बच्चों सबसे पहले क्लियर करिए। सूचक हम लोग जानते हैं, एक हम लोग का एक सूचक हो गया लिटमस पत्र, एक सूचक हो गया लिटमस पत्र, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज, और एक हो गया हम लोग का फिनाइल पीथिलिन, एक हो गया हम लोग का फिनाइल पीथिलिन। तो ये जो हम लोगों के तीन वो जो इंडिकेटर्स हैं, इन तीनों इंडिकेटर्स के बारे में आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना। प्राकृतिक सूचक, ये तीनों के तीनों जो है प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो ये जो सूचक है, इसका रंग, ये हम लोग का जो लिटमस पत्र है, ये कहाँ से प्राप्त होती है, इसका शुरू में इसका कलर कैसा होता है, एसिड में डालने से इसका रंग कहाँ से क्या में क्या बदल जाता है, बेस में डालने से क्या होता है, इसको याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज का भी उसी प्रकार से याद रखना है, फिनाइल पीथिलिन का भी याद रखना है। तो सूचक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा, जैसे आपका पीएच से मैं एक ऑब्जेक्टिव लेता हूँ, पीएच स्केल से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगी। पीएच स्केल से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगी, मान लीजिए किसी विलियन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ 0.001 m है। तो अगर इतना दिया है तो विलियन का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो पीएच वैल्यू बच्चों, अगर इस पॉइंट को अगर तोड़ते हो तो इस डेसिमल के बाद इधर कितना डिजिट है, 1 2 3 4, इसका मतलब पीएच वैल्यू 4 आ गई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा। और अगर मेरे पास 2 बिलियन है, दोनों का पीएच मान अगर असमान हो, और जब भी दिया रहे वो समान ही देगा, तो जिस बिलियन का पीएच मान कम होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और जिस बिलियन का पीएच वैल्यू अधिक होगा वो कम अम्लीय प्रकृति का होगा। और जिसका पीएच वैल्यू अगर कम होगा तो अम्लीय जो प्रकृति है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा वो अधिक होगा। और अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अम्लीय जो प्रकृति है वो कम होगी, अम्लीय कैरेक्टर जो है कम होगी। ये हो गया, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो सूचक हो गया, एक पीएच स्केल हो गया। दूसरा बात है, इस चैप्टर में आपका रिएक्शन से रिलेटेड अगर हम बोलें तो एक हो जाएगा आपका, इसमें आएगा एक पॉइंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैं बात करता हूँ इस चैप्टर में। जो ऑब्जेक्टिव है कलर अल्कली प्रोसेस, मतलब कलर क्षार प्रक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों का टॉपिक है, कलर क्षार प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कलर अल्कली प्रोसेस। और कलर अल्कली प्रोसेस में अगर हम देखें तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, कलर अल्कली प्रोसेस में क्या होती है, कलर अल्कली प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कलर अल्कली प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले ब्राइन लेंगे, मतलब NaCl लेंगे। कैसा NaCl लेंगे, एक्वा से। और इस NaCl से होके जब हम लोग करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने से क्या होता है, इसे करंट पास जब हम लोग कराते हैं तो हम लोग को NaOH बनती है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है, ठीक है। H2 गैस जो है ये हम लोगों का कैथोड पर जमा होता है, H2 गैस कैथोड पर जमा होता है और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा होती है। H2 गैस कैथोड पर जमा होती है और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा होती है। ये हो गया हम लोग का कलर अल्कली प्रोसेस। और इसको बैलेंस करने के लिए
इसमें एक्वास जो है पानी का मॉलिक्यूल भी इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि NaCl जो हम लोग लिए ये ब्राइन के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन कहाँ जमा होती है? एनोड पर जमा होती है। H2 कहाँ जमा होती है? कैथोड पर जमा होती है। NaOH जो है वो पात्र में ही मौजूद रहता है, ना एनोड की तरफ जमा होगा ना कैथोड में जमा होगी। तो ये सब ध्यान में आपको रखना है। क्लोरीन गैस कहाँ जमा होती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होती है। कलर अल्कली प्रोसेस। उसके बाद हो गई ये कलर अल्कली प्रोसेस के बाद हम लोग इसमें एक आता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल पॉइंट नंबर 4, पॉइंट का नाम है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या है? हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड वाटर। तो जैसे मैंने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट को जब बनाते हैं हम लोग, जो प्रोसेस है जब बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, इस कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में वाटर के 5 मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं। इसी 5 मॉलिक्यूल की जो संख्या इसी को क्रिस्टलन जल कही जाती है। FeSO4 में हम लोग को वाटर के 7 मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर मौजूद रहता है। दूसरी बात है, हम लोग जानते हैं जिप्सम CaSO4.2H2, फिर एक इप्सम भी होता है MgSO4.7H2। जैसे जिप्सम के बारे में आपको पता है, उसी का भाई इप्सम होती है, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4। फिर आप लोग फिटकरी सुने होंगे। फिटकरी क्या होती है? K2SO4.Al2SO4 Al2SO4 24H2। ये होती है हम लोग का क्या? ये होती है हम लोग का फिटकरी। तो इस प्रकार से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसे एक मॉलिक्यूल में जितने वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसको कही जाती है क्रिस्टलन जल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें कितने हैं? 5 है। तो ये हो गया क्रिस्टलन जल। इससे अगर पॉइंट बनेगा तो हमने चर्चा कर लिया। उसके बाद इस चैप्टर में जो रिएक्शन बनेगी वो तो मैं बाद में बताऊंगा। रिएक्शन के बारे में हम लोग विचार बाद में करेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में विचार करेंगे, पॉइंट हम लोग करने वाला है पॉइंट हम लोग का आएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर हम लोग आ रहे हैं, जितने भी केमिकल है सबका केमिकल नेम, मतलब जो सॉल्ट है। जैसे हम लोग का एक हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं बिरंजक चूर्ण। तो बिरंजक चूर्ण के बारे में आपको क्लियर रखना है। बिरंजक चूर्ण के बाद होता है धोवन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फिर आता है हम लोग का बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतने सारे हमारे पास जो केमिकल दिख रहे हैं, ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, बिरंजक। इसमें 2 चीज जानना है। एक है रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम इसका होता है ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग पुराना कोई किताब में आपको ऐसा भी नजर आए, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम भी यही होगा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद आता है धोवन सोडा होता है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा NaHCO3, और इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर आता है मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, और इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कही जाती है इसको? कैल्शियम सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। तो ये सब आपको, ये चारों जो मैंने लिखा है, ये चारों का नाम और सूत्र तो हमेशा याद रखना है। उसके बाद इनके यूजेज, जैसे विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कागज का फैक्ट्री में इसका यूज करते हैं, कागज को विरंजक करने में। दूसरी बात है, इसको हम लोग जो कीटाणु युक्त पानी है उसको कीटाणु रहित बनाने में इसे यूज करते हैं। धवन सोडा का अगर बात किया जाए तो धवन सोडा का यूज होता है। धवन सोडा में हम लोग इसे यूज करते हैं, एक तो जो गंदे कपड़े होते हैं उसको साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा, हम लोग का कोई भी लैब में, प्रयोगशाला में, कोई फैक्ट्री में इसका हम लोग विरंजक अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। फिर आता बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हो गया हम लोग का खाने का सोडा, तो पकौड़ा उकड़ा को गर्म फुलाने के लिए, खाने का खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस सब के जितने भी यूजेज हैं आपको दिमाग में रखना कम से कम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या कर सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, खिलौने बना सकते हो। फिर हम लोग जो अगर टूटी हुई कोई हड्डी है उसको सही जगह पर बैठाने के लिए, सेट करने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो ये इनके जो इनके जो यूजेज है वो यूजेज याद रखना है, सूचक याद रख लेना है, और हम लोग कलर और कली प्रोसेस याद रखना है। उसके बाद होती है कि हम लोगों का अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब ये शुष्क रहता है, सूखा हुआ, तो ये अम्लीय गुण क्यों नहीं दर्शाता है? इसलिए नहीं दर्शाता है क्योंकि जब ये सूखा हुआ रहता है तो ये H+ आयन में नहीं टूटता है। अपना एसिड को एसिडिक गुण, एसिड अम्लीय अम्ल अपना अम्लीय गुण तभी दर्शाता है जब वो H+ आयन में टूटेगा। तो शुष्क अवस्था में ये नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं कर सकता है, लेकिन जलीय सोल्यूशन में नीले को लाल कर सकता है। दूसरी बात हुई कि हम लोग का जो आश्रित जल होती है, जो शुद्ध जल होती है, डिस्टिल्ड जो वाटर होती है, आश्रित जल क्या है? आश्रित जल से होके करंट पास नहीं करता, क्योंकि आश्रित जल में कोई करंट कैरियर, कोई धारावाहक मौजूद नहीं होता है। धारावाहक मतलब आयन्स भी धारावाहक होते हैं। आश्रित जल में कोई धारावाहक मौजूद नहीं होने के कारण आश्रित जल विद्युत धारा का कंडक्ट मतलब चालन नहीं करता है। तो ये जो एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब इसमें से जो टॉपिक जो मेरे पास बचे हैं वो टॉपिक क्या है? रिएक्शन बचे। तो रिएक्शन जरा ध्यान से देखें। एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, अब HCl ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, या आप H2SO4 ले लीजिए। किसी भी एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे, कंसीडर करो मैंने सारे को मेटल से रिएक्शन करा दिया, तो Na जब इस H पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी NaCl और साथ में बनेगी H2। उसी प्रकार से ये भी इस H पे अटैक करेगा और H पे अटैक करने की वजह से NaNO3 बनेगा और H2 बनेगा। ये भी इस पे अटैक करेगी तो करने से क्या बनेगा? Na2SO4 और साथ में क्या बनेगा? H2। तीन ऊपर लगा दी, इसका मतलब गैस है, बन के निकल जाएगी, या G भी लिखेंगे चलेगा। तो ये हो गया मेरा रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तो मैंने करा दिया, लेकिन बैलेंस अगर बोलोगे करने तो बैलेंस कैसे करना होगा? तो बैलेंस यहाँ से H2 बन रहा है तो यहाँ 2 लगाना होगा। 2 लगाएंगे तो Cl के आगे भी 2 लगा तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, Na2 है तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। H2 है तो यहाँ भी 2 लगेगा, तो 2 लगाएंगे तो NO3 2 होगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लगेगा। इस रिएक्शन में क्या है? H2 है, Na2 यहाँ 2 लगा दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो अगर मेरा कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जब कोई अम्ल अगर हम लोग का धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है, कौन सा गैस मुक्त होती है? तो याद रखना हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात है, अगर मैं कोई भी एसिड को, एसिड और बेस के बीच जब भी रिएक्शन होती है बच्चों, ये तो आपको पता है, सोल्ट बनेगा। Na इस H पे अटैक कर देगा और अटैक करने की वजह से प्रोडक्ट बनेगा NaCl। जैसे अटैक किया H यहाँ से आउट जाएगा तो H आ जाएगा Na के पास, H यहाँ पहुंचा, H और OH एक दूसरे से कंबाइन करके बनेगी क्या? H2O। तो ये हम लोग का रिएक्शन हो गया। दूसरा है, अगर हम लोग लेते हैं एसिड,
HNO3 का ही अगर मैं प्रयोग करूं और इधर हम KOH का प्रयोग किए तो ये इस पे अटैक करेगी और अटैक करने की वजह से हम लोग का बनेगा प्रोडक्ट KNO3 और साथ में बनेगी H2O। उसी प्रकार से मैंने किंग ऑफ एसिड का प्रयोग किया और इधर मैंने यूज किया NaOH का। Na इस पे अटैक करके क्या करेगा, उसको अपना प्लेस से हटा देगा तो Na2SO4 बनेगी और साथ में बनेगा H2O। तो बैलेंस करने के लिए Na की संख्या 2 है तो यहाँ 2 तो दिख रहा है, यहाँ 2 लगाएंगे और H2O की संख्या भी 2 बनेगी। तो यहाँ पर एसिड और जब भी बेस के बीच रिएक्शन होती है इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग करते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का डिफाइन भी क्लियर कर लेना, एकदम अच्छा से क्लियर करिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग विचार करेंगे अभी कि अगर कोई भी एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूं, जैसे मान लो मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो सोडियम जो है इस H पे अटैक करेगा और H पे जैसे अटैक करेगा तो बनेगी प्रोडक्ट NaCl। ये जहां से आउट जाएगा और ये जो CO3 है जब यहाँ से Na कार्बोनेट पार्ट को छोड़ के जब अलग होती है तो CO3 टूट के CO2 बना देता है। तो CO3 में मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन से CO2 बना, 1 ऑक्सीजन बच गया। यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएगा क्या, H2O। ओके, H2O। तो यहाँ पे अगर मुझे 2 लगा दूं तो मेरा रिएक्शन बैलेंस होगी, 2 हाइड्रोजन मिलेगा। 2 हाइड्रोजन जैसे हो तो 2 Cl, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। दूसरी बात है HNO3 और इसको अगर रिएक्शन कराएंगे K2Cl3 से तो K इस पे अटैक करेगा और बनेगा KNO3, साथ में बनेगा CO2 और बनेगा H2O। उसके दूसरी बात है अगर मैं H2SO4 लेता हूं और इधर मैं प्रयोग करूंगा MgCO3 का, तो इसमें Mg इस पे अटैक करेगा, इसका कैंसिल कर देगा तो बनेगा प्रोडक्ट MgSO4 प्लस बनेगा क्या, CO2 प्लस बनेगा क्या, H2O। तो ये बनेगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो अगर मेरा कोई भी एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है तो Mg मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर लेते हैं कोई, मान लो मेरे पास एसिड है, अगर इसको मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, Na इस पे अटैक करके हटा देगा तो प्रोडक्ट बनेगी NaCl प्लस क्या बनेगा, CO2 प्लस बनेगी क्या, H2O। ये बनेगी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। तो CO2 ही बनेगा, कार्बोनेट भी रिएक्शन करेगा CO2 और बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करेगा तो CO2 ही बनेगा। अगर मैं कोई एसिड को अगर सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो सोडियम NaH पे अटैक करके बना देगा क्या, NaCl बनेगा, फिर SO2 बनेगा, फिर H2O बनेगी। तो सल्फाइड हो या मेटल सल्फाइड जब भी कोई रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो बनती है CO2, SO2 गैस बनेगा। कौन सा गैस बनने वाला है, SO2 गैस बनने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जितना भी मेरा 10 से क्लास से जो रिएक्शन आने वाला है, अगर इस चैप्टर से अगर रिएक्शन आएगा तो ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड का मैं सारा काम कंप्लीट किया, जो मैंने 10 क्लास के हिसाब से सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया। इतने सारे टॉपिक से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरी बात है, अब पॉइंट में हम जाते हैं। पॉइंट में हम जाएंगे क्या, पॉइंट हम क्या लेंगे कि अगर कोई बेस अगर रिएक्शन करे मेटल के साथ, जैसे मैंने NaOH ले लिया, NaOH और अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं तो दिमाग में रखना इसमें सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम क्या बनेगा, जिंकेट बनेगा। ये हम लोग का बना सोडियम जिंकेट प्लस बनेगा क्या, H2 क्या होगी, गैस। और अगर मैं मान लीजिए एल्यूमिनियम को अगर मैं NaOH से रिएक्शन कराता हूं तो एल्यूमिनियम को अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें बनेगा एल्यूमिनियम, बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और एक होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसको अगर मैं एक्सेस मात्रा में लेता हूं तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा मेरा सोडियम एल्यूमिनेट, Na3AlO3 प्लस H2 गैस। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये सारे हम लोग के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये दोनों भी मेरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये बेस जो है, बेस जैसे एसिड के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, बेस के वैसे रिएक्शन बहुत सारे नहीं होते हैं। तो इस पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। तो आज के लिए यहीं तक। इस चैप्टर से आने वाले सारे टॉपिक मैंने बता दिया, आपको आराम से ये सारे टॉपिक क्लियर करना है और एग्जाम में आपको जबरदस्त नंबर आने वाली है। जय हिंद बच्चों।